बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ खान को गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से ये खबर है। आसिफ खान पर पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप है। शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज हुआ था और अब इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस के मुताबिक 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ खान को गिरफ्तार किया गया है। आसिफ खान को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन पर पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप है। इससे पहले भी उन पर केस दर्ज हुआ था। शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। अब इस मामले में सब इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हुआ था। हाथापाई करने पर उतारू लग रहे हैं दिल्ली पुलिस के एक अफसर के साथ, उनकी बेइज्जती और तौहीन कर रहे हैं, उनको गाली गलौज से संबोधित कर रहे हैं क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। और फिर वो धमकी देते समय उस इलाके में जहां पर वो है उसको मुस्लिम इलाका कहते हैं। क्या अब देश में हिंदू और मुस्लिम इलाके बन चुके हैं? क्या इस देश में फिर से बंटवारे वाली राजनीति करना चाहती है कांग्रेस? इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि इस व्यक्ति की बेटी कांग्रेस की प्रत्याशी है। परंतु सवाल ये भी बनता है कि क्या कांग्रेस पार्टी स्वयं इस पर कार्रवाई करेगी या एक मूक दर्शक की तरह खड़ी रहेगी? दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, यहाँ पर आसिफ खान की गिरफ्तारी हुई है, उनके साथ और कौन 2 लोग शामिल हैं? क्या कांग्रेस का रिएक्शन इस पर सामने आया है? देखिए जसप्रीत, इस पूरे मामले में 2 लोगों की और गिरफ्तारी होनी है क्योंकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो मिनहाज और एक साबिर नाम के 2 शख्स मोहम्मद आसिफ खान के साथ जो पकड़े गए हैं, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी होगी। साथ ही कई जगह पर छापेमारी की जा रही है क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें कई ऐसे लोग थे जो धक्का मुक्की करते हुए, मारपीट करते हुए दिखाई दिए थे सब इंस्पेक्टर अक्षय के साथ। और पुलिस का कहना है कि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि जिस तरह से चुनाव का समय था और चुनाव के दौरान इस तरह से माइक लेकर जो भाषा का इस्तेमाल वहां पर पूर्व कांग्रेस विधायक मोहम्मद आसिफ कर रहे थे, उसको रोकने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और जवानों ने जब कोशिश की थी तो उसके बीच में ही धक्का मुक्की और मारपीट की गई थी। तो पुलिस का कहना है कि इन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और छापेमारी की जा रही है। जो और लोग इस पूरे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी नजर बनाए रखिए। तो सब इंस्पेक्टर से बदसलूकी का आरोप है आसिफ खान पर, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि दीपक बिष्ट जो जानकारी दे रहे थे कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनकी गिरफ्तारी भी संभव है और इनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिस पर विपक्षी दलों ने इनको घेरा था और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है सब इंस्पेक्टर से बदसलूकी के मामले में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर धक्का मुक्की भी होती है। ये जो वीडियो था जिसको लेकर के काफी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, बदसलूकी का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद इनके खिलाफ केस भी दर्ज होता है। केस जब दर्ज होता है तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। और जो ये बातें बता रहे थे, दरअसल पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे जो इनको रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये धक्का मुक्की करते हैं, बदसलूकी करते हैं, जिस पर इनको लेकर के बीजेपी ने घेरा भी था। और अब पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ खान की गिरफ्तारी हुई है। इनके साथ ही 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का कल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। पॉलीग्राफ टेस्ट करीब 2.5 घंटे तक चला, लेकिन बताया गया कि इस बार भी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक इस बीच आफ्ताब से कई सवाल पूछे गए। खबर है कि अब आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करने वाली टीम आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की 3 दिन की प्रोसेस को एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद टीम फैसला लेगी कि आफ्ताब को फिर बुलाना है या नहीं। इसके बाद ही उसका नार्को टेस्ट हो पाएगा। शुक्रवार को भी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। फोरेंसिक लैब में करीब 2.5 घंटे तक आफ्ताब मौजूद रहा, उससे सवाल जवाब भी हुए, लेकिन अब तक ये टेस्ट पूरा नहीं हो पाया है। इससे पहले बुखार की वजह से उसका टेस्ट नहीं हो सका था। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर उसे टेस्ट के लिए फोरेंसिक साइंस लैब ले जाया जा सकता है। तो दूसरी ओर अब उसका नार्को टेस्ट करवाने की भी तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाने के लिए पुलिस कोर्ट से इजाजत मांग सकती है। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मुस्तैदी से जुटी है। महरौली के जंगल, मैदानगढ़ी के तालाब से लेकर वसई तक सबूत खंगाले जा रहे हैं। श्रद्धा के शव के बाकी बचे टुकड़ों के साथ पुलिस की टीम को हत्या में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा के मोबाइल फोन समेत कई चीजों की तलाश है, क्योंकि इन्हीं सबूतों के जरिए ही पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकती है। खबर है कि चीन सीमा पर भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में मिसाइलों और टैंकों की तैनाती कर दी है।
एलएसी पर बढ़ी इस हलचल से आशंका जताई जा रही है कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि खबर है कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास बड़ी संख्या में जंगी ड्रोन, ताकतवर टैंकों और कई मिसाइलों को तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत अब चीन को गलवान जैसी घटना को दोहराने का मौका नहीं देना चाहता, इसीलिए बड़े पैमाने पर हथियारों को एलएसी के पास भेजा गया ताकि जरूरत पड़ने पर भारत चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ महीने पहले भारत और चीन के बीच विवाद वाले इलाकों से सेना की तैनाती कम करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद भारत ने तो अपनी सेना कई जगहों से हटा ली थी, लेकिन चीन ने वहां भी चाल चल दी। और बताया गया कि चीन ने सिर्फ दिखावे के लिए अपने कुछ सैनिकों को सीमा के नजदीक से हटा लिया था, लेकिन भारतीय सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि चीनी सेना पूरी तरह पीछे नहीं हटी है, जिसके बाद भारत ने भी चीन सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला ले लिया, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की नीयत से एलएसी पर कोई न कोई हरकत कर सकता है। खबर तो यह भी है कि तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग की ताकत पहले से काफी बढ़ गई है और उन्होंने अब खुलकर बड़े फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से भारत पहले ही अलर्ट हो गया और सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी के साथ कमलनाथ और प्रियंका गांधी भी नजर आई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह मध्य प्रदेश के खरगोन का वीडियो है और आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खरगोन से गुजरी तो इस दौरान उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी ने इस मामले को देशद्रोह बताया और कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जवाब में कांग्रेस ने दावा किया कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और ये भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की साजिश है। जो जन सैलाब उस यात्रा में उमड़ रहा है उसे यह विचारधारा पचा नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 दिन तक चलेगी और करीब 400 किलोमीटर क्षेत्र कवर करेगी, जिसके बाद 3 दिसंबर के आसपास इस यात्रा की एंट्री राजस्थान में हो जाएगी। अब खबर उस मर्डर मिस्ट्री की जिसमें हर दिन नई नई जानकारियां सामने आ रही है, तो वहीं दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इस बीच श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद पुलिस आज आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश करेगी। पिछली बार कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस रिमांड को 4 दिन और बढ़ा दिया था। पुलिस ने आरोपी के 14 दिनों तक की अधिकतम पुलिस रिमांड की अवधि पूरी कर ली है। बताया गया कि 14 दिनों की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट आज आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में भेज सकती है। खबर है कि पुलिस आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से स्पेशल परमिशन की मांग करेगी। आफ्ताब को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन आज पुलिस को आफ्ताब की कस्टडी मिलने की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि अब तक पुलिस कोर्ट से आफ्ताब की 14 दिनों की रिमांड ले चुकी है और तकनीकी तौर पर पुलिस को अब रिमांड नहीं मिल सकती। ऐसे में कोर्ट आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुना सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर अब पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट कैसे करवाएगी। ऐसी सूरत में पुलिस की तरफ से कोर्ट से आरोपी का नार्को टेस्ट करवाने के लिए स्पेशल परमिशन की अपील की जा सकती है। ऐसे में आज सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है। इस बीच दिल्ली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शंकर रोड के पास एक बस में आग लग गई, जिससे वहां लंबा जाम लग गया, क्योंकि बीच सड़क पर बस से अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई और उससे काला धुआं उठने लगा। ये मंजर देखकर वहां से गुजर रहे लोग घबरा गए, लेकिन परेशानी ये थी कि बीच सड़क पर बस में आग लगी, जिस वजह से वहां लंबा जाम लग गया। ऐसे में वहां से आगे निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। जो जहां था वहीं फंस गया, क्योंकि ऐसे में दूसरी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ सकती थी। हालांकि थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और बस में लगी आग को बुझाया, जिसके बाद धीरे धीरे गाड़ियों को वहां से निकलने का रास्ता मिला। तब कहीं जाकर ट्रैफिक जाम खुल पाया। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। इस मुलाकात की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के 3 और विधायक भी ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट के जरिए इस मुलाकात के बहाने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्होंने ममता पर बीच का रास्ता निकालने के लिए बीजेपी के सामने झुकने का आरोप लगा दिया। उधर पैरोल खत्म होने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम वापस हरियाणा के रोहतक की जेल सुनेरिया पहुंच गए। सुनेरिया जेल पहुंच गए। वो 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर थे।
और बताया गया कि पैरोल के ये 40 दिन उसने यूपी के बागपत में अपने आश्रम में बिताए। राम रहीम 15 अक्टूबर को पैरोल मिलने पर जेल से बाहर आए थे। यूपी के जौनपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर चलती हुई गाड़ी में आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद लोग आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। वहीं अचानक कार में आग लगने की वजह से सड़क से गुजर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इस बीच कार सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। जितना आग पर काबू पाने की लोग कोशिश करते, आग उतनी ही विकराल होती चली गई, जिसके बाद लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक काबू पाया जाता, तब तक पूरी कार जलकर राख हो गई। बताया गया कि कार आजमगढ़ से जौनपुर की तरफ आ रही थी, तभी अचानक कार से धुआं उठने लगा। धुआं देखते ही कार सवार लोग डर गए और छोड़कर बाहर आ गए और फिर कार में भीषण आग लग गई। इस बीच पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया। वो लगातार 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। और ये उपलब्धि उन्होंने कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में घाना के खिलाफ गोल दागकर हासिल की। इसी के साथ रोनाल्डो ने ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले को पीछे छोड़ दिया। पुर्तगाल ने अपने पहले मुकाबले में घाना को 3-2 से हराया। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता शैलेंद्र कुशवाहा की पीट कर हत्या कर दी। परिवार वालों ने दावा किया कि बदमाशों से कुछ दिन पहले भी उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद मौका पाकर उन्होंने पार्षद शैलेंद्र कुशवाहा पर बीच सड़क पर लाठियां बरसाईं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस मारपीट से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लोग रात के अंधेरे में एक शख्स को बुरी तरह पीटते नजर आए। दावा किया गया कि पार्षद की हत्या करने वाले आरोपी उसके दोस्त थे, जिनसे कुछ दिन पहले भी उनकी कहासुनी हुई थी। उसका बहुत दिन से टारगेट पे था वो सैलू। सरेआम हुई पार्षद की हत्या के बाद वहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद परिवार के लोगों और समर्थकों ने ग्वालियर के बारादरी चौराहे पर शव रखकर कई घंटों तक प्रदर्शन किया। खबर प्रशासन को है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दावा है कि हत्या के विरोध में हुआ चक्का जाम करीब 7 घंटे तक चला। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी 4 लोगों की तलाश में टीमें रवाना कर दी गई। मध्य प्रदेश के गुना में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब शादी होने के बाद भी दूल्हे ने दुल्हन को साथ ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां विवाद खड़ा हो गया। आरोप लगा कि दुल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष वालों पर हमला बोल दिया। विवाद बढ़ता देख पुलिस को जानकारी दी गई। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, दुल्हा पक्ष के लोग वहां से भाग गए। वहीं लाल जोड़े में खड़ी लड़की, जो थोड़ी देर पहले खुश नजर आ रही थी, वो उदास हो गई। इस बीच लड़की पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि निकाह हो चुका था और फिर दुल्हा पक्ष की तरफ से दहेज की डिमांड की गई और दहेज में गाड़ी मांगी गई, जिससे विवाद हुआ और फिर मारपीट होने लगी। फिलहाल लड़की पक्ष की तरफ से की गई शिकायत के बाद दुल्हे पक्ष पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुछ दिन पहले कर्नाटक के मंगलुरु में हुए धमाके की जांच के दौरान खबर मिली कि पीएफआई ने आईएसआईएस से हाथ मिला लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों को यह जानकारी मंगलुरु धमाके के मामले में गिरफ्तार शख्स ने दी। मंगलुरु में कुछ दिन पहले एक ऑटो में विस्फोट हुआ था, जिससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज में धमाके के बाद लोग घबराकर भागते नजर आए। ये विस्फोट बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन ऑटो में विस्फोट होते ही लोग घबरा गए और हल्का धुआं फैलने लगा। इस मामले में पुलिस ने ऑटो में सवार एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जो खुद भी बहुत जख्मी था। खबर है कि जांच एजेंसियों ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि पीएफआई ने आईएसआईएस से हाथ मिला लिया है और एनआईए की कार्रवाई का बदला लेने के लिए भारत में अपने संगठन को फिर से मजबूत करने में जुट गया है, क्योंकि सितंबर में एनआईए ने देश विरोधी गतिविधियों के शक में पीएफआई के करीब 100 ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसके कुछ दिन बाद भारत सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब खबर है कि पीएफआई ने आईएसआईएस की मदद से एक बार फिर अपने संगठन को खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उसने कई राज्यों में काम भी शुरू कर दिया है। और खबर है कि इन राज्यों में कर्नाटक भी शामिल है। जांच एजेंसियों को पता चला कि इस बार पीएफआई ने अपने काम करने का तरीका थोड़ा बदला है। जो 4 जोन इस खतरनाक गठजोड़ ने बनाए थे, उसमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत शामिल था। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके काडरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि पीएफआई अब आईएसआईएस की तरह लोन वुल्फ अटैक करेगा, जिसमें एक अकेला शख्स ही पूरी वारदात को अंजाम देता है। इस अटैक में आतंकी रोजाना काम में आने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं और हमला करने वाले को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जांच एजेंसियों को शक है कि मंगलुरु में ऑटो में हुआ विस्फोट भी लोन वुल्फ अटैक था, क्योंकि उसमें भी ऑटो में सवार शख्स के पास जो कुकर था, उसी से धमाका हुआ था। सूत्र बता रहे हैं कि इस नई जानकारी के बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि पीएफआई पर शिकंजा कसने की शुरुआत एनआईए ने ही की थी। मुंबई में लगातार दूसरे दिन श्रद्धा हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने समंदर में तलाशी अभियान चलाया। दावा है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा का कत्ल कर उसका मोबाइल समंदर में फेंक दिया था।
जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। दावा है कि आफताब ने मुंबई की लोकल ट्रेन से मोबाइल को समंदर में फेंका ताकि वो किसी के हाथ न लग पाए। उस फोन में कई ऐसे राज हैं जो श्रद्धा हत्याकांड के मामले में और भी सुलझा सकते हैं। आफताब से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने एक दिन पहले भी घंटों तक मोबाइल की तलाश की। वहीं दूसरे दिन भी मुंबई के समंदर में पुलिस की नाव सर्च ऑपरेशन में जुटी नजर आई। उधर बिहार के पूर्णिया में आग ने जमकर तांडव मचाया। भीषण आग में जलकर कई घर राख हो गए। क्योंकि वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि जो भी उसकी चपेट में आया नहीं बच पाया। हालांकि लोग आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था। आग ने देखते ही देखते आसपास छप्पर के घरों को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला दमघोटू धुआं चारों तरफ फैलता नजर आया। आग में जलकर 17 घर राख हो गए। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। इधर दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की इस चार्जशीट में 7 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली के भी नाम हैं, जो इस मामले में पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनके अलावा दिल्ली सरकार के 2 अधिकारियों के भी नाम इस चार्जशीट में शामिल हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में हत्या के मामले में 8 करोड़ के इनामी अपराधी राजविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो वहां से भागकर भारत आ गया। इस पर पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने भारत सरकार से राजविंदर सिंह को लौटाने की अपील की, जिसके बाद इस साल नवंबर में भारत की तरफ से अपील को मंजूरी दे दी गई। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी हुई, जिससे हेमकुंड साहब की झील भी जम गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ समेत पेड़ भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। सड़क पर करीब 2 फीट मोटी बर्फ की परत भी दिखी, जबकि वहां पारा -10 डिग्री पहुंचने से हेमकुंड साहिब की झील जम गई। तापमान माइनस में पहुंचने से ठंड भी काफी बढ़ गई। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां शादी समारोह में एक आदमी हर्ष फायरिंग करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में डीजे की धुन पर कई लोग डांस करते दिखाई दिए, लेकिन इसी बीच वो आदमी बंदूक से हवा में फायरिंग करता दिखाई दिया। लोगों की भारी भीड़ के बीच उस आदमी ने कई राउंड फायरिंग की। आरोप है कि फायरिंग करने वाले आदमी ने डांस कर रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की। छेड़खानी का मना किया गया, फायरिंग करने लगा। बताया गया कि जब दुल्हन पक्ष के लोगों ने फायरिंग का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जो इतनी भीषण थी कि कई लोगों को काफी चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ा। आरोप है कि जब मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने फायरिंग करने वाले आदमी पर कार्रवाई नहीं की। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आरजेडी दफ्तर के बाहर पुलिस के एक जवान ने जमकर हंगामा किया। हालांकि वो किस बात पर गुस्से में था, ये पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस की वर्दी पहने उस जवान ने वहां मौजूद लोगों से उलझना शुरू कर दिया, और जब वहां पहुंचे पुलिस वालों ने उसे ऐसा करने से रोका तो वो उनके भी काबू में आता नहीं दिखा। हालांकि किसी तरह पुलिस ने उसे लोगों से अलग किया और अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन वो तब भी शांत होता नजर नहीं आया। बाद में पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई, ताकि पूछताछ के दौरान उससे हंगामे की वजह का पता लगाया जा सके। उधर बम्बिया गैंग के शूटर नीरज चस्का से चंडीगढ़ पुलिस छात्र नेता गुरलाल बराड़ की हत्या के मामले में पूछताछ करेगी। गुरलाल बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त और गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था, जिसकी 2 साल पहले 11 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में सोशल मीडिया के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी बम्बिया गैंग ने ली थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद से ही गोल्डी बराड़ ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का यह आरोप है कि गुरलाल की हत्या की साजिश में सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे, और इसीलिए बदला लेने के लिए 29 मई को उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस के सूत्रों का कहना है कि गुरलाल हत्याकांड में बम्बिया गैंग का नीरज चस्का भी शामिल था, जिसे इसी साल 29 सितंबर को जम्मू से गिरफ्तार किया गया था, और अब पुलिस उसे पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि गुरलाल बराड़ हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई जा सके। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस बीच यहां 170 जोड़ों की शादी करवाई गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यहां 170 जोड़े शादी के सूत्र में बंध गए। मथुरा के बीएसए कॉलेज ग्राउंड में सामूहिक विवाह का आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया गया था।
इस समारोह में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने यहां नवविवाहित जोड़ों से मुलाकात भी की। इन्हें 15,000 रुपए का सामान दिया गया है। 35,000 रुपए इनके अकाउंट में आएंगे। 6,000 रुपए इनके आयोजन में। कुल मिला के एक विवाह में जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, सभी का पालन करते हुए प्रॉपर शादी का सम्मेलन किया गया है। ये पूरी परंपरा का पालन करते हुए शादी करवाई गई और जिन लोगों की शादी हुई उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से भी इस आयोजन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। चीन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि वहां पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई शहरों में लोगों के घरों से भी निकलने पर रोक लगा दी गई है, जिससे कई प्रांतों में लोगों का गुस्सा चीन की सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। हुबई प्रांत के एक शहर से आई तस्वीर में लोग सड़क पर बवाल करते दिखे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गए। इसके बाद लोगों ने सड़क पर लगाए बैरिकेड तोड़ दिए। यही नहीं, लॉकडाउन से नाराज लोग पुलिस पर बैरिकेड और दूसरी चीजें भी फेंकते नजर आए। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लगाने से हेनान प्रांत के कई शहरों से लोग राजधानी बीजिंग के लिए निकल पड़े हैं, जिन्हें रोकने के लिए सड़कों को बंद किया जा रहा है। वहां से आई एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीन सड़क पर मिट्टी डालते दिखी। हेनान प्रांत में ही मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली कंपनी में तो पिछले कई दिनों से गदर मचा है। वहां से आए एक वीडियो में कई पुलिस वाले कर्मचारियों से मारपीट करते दिखे, जिसकी वजह से कई कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। मतलब ये पूरे चीन में कोरोना और लॉकडाउन से हाहाकार मचा है। कई प्रांतों में लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं ठंड शुरू होते ही वहां कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर शहरों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में वहां करीब 33,000 मरीज सामने आए हैं, जो महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा हैं। एक दिन पहले यानी 24 नवंबर को वहां 31,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, जबकि 1 नवंबर को चीन में सिर्फ 2,878 कोरोना संक्रमित मरीज थे। मतलब ये कि पिछले 24 दिनों के भीतर मरीजों की संख्या में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये हालात तब हैं जब चीन की 93% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि चीन में लोगों को लगाई गई वैक्सीन का असर कम हो रहा है और इसी वजह से वहां ठंड शुरू होते ही कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उधर ब्राजील में 2 स्कूल में फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। नकाबपोश शूटर ने 2 स्कूलों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में दिखा कि हमलावर ने पब्लिक स्कूल का ताला तोड़ने के बाद शिक्षक के लाउंज में प्रवेश किया। इस बीच उसका चेहरा ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। इस फायरिंग में 2 शिक्षकों समेत एक छात्र की मौत हो गई। बताया गया कि गोली चलाने वाला बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था और उसके पास सेमी ऑटोमेटिक गन थी, जिससे वो लगातार गोलियां बरसा रहा था। इस फायरिंग में 8 लोग घायल हो गए। हमलावर ने जिन 2 स्कूलों में फायरिंग की, उनमें एक निजी स्कूल था और दूसरा सरकारी। इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हमलावर की तलाश तेज कर दी गई। इधर मनोज तिवारी के अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर चिंता जताने के बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। एक दिन पहले मनोज तिवारी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और साथ ही अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर चिंता जताई। इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने की आशंका जाहिर की। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता? आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी कर दी। उधर अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारत के जीडीपी विकास दर के अनुमान को कम कर दिया। पहले मार्च 2023 में खत्म होने वाले कारोबारी साल में भारत की जीडीपी बढ़ने की दर 6.9% रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन अब गोल्डमैन सैक्स ने इस अनुमान को 6.9% से घटाकर 5.9% कर दिया। ब्याज दरों में लगातार हो रहे इजाफे का जीडीपी विकास दर पर बुरा असर होने का अनुमान जताया गया। पिछले साल भारत की जीडीपी विकास दर 8.7% रही थी। इस बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगलों से लड़ने वाले अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बरफुकन को याद किया। उनकी 400वीं जयंती के समापन समारोह में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए और उन्होंने लचित बरफुकन की वीरता को नमन किया। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंत हो जाता है। लचित बरफुकन को 1671 में हुए सरायघाट युद्ध में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने औरंगजेब की मुगल सेना को असम पर कब्जा करने से रोक दिया था। बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप पर पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने बयान दिया है कि अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो पाकिस्तान भी अगले साल वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा।
पाकिस्तानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गीदड़ भभकी पर उतर आया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एशिया कप के आयोजन के लिए नई जगह की तलाश शुरू किए जाने की भी खबरें सामने आई थी। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बस में आईईडी मिलने से दहशत मन गई। दावा किया गया कि बस डोडा से रामबन की तरफ जा रही थी, जिसमें एक बैग में विस्फोटक होने की आशंका जताई गई, जिसे सीआरपीएफ और पुलिस की मौजूदगी में धमाका कर नष्ट कर दिया गया। दावा है कि पुलिस को इसके बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद चेक पॉइंट पर बस को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान उसमें एक संदिग्ध थैली में आईईडी मिला, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया। आशंका जताई गई कि आरोपी इसके जरिए किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते उनका प्लान फेल हो गया। उधर यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की तैयारियों की खबरों के बीच पुतिन ने अपने घातक हथियारों की फैक्ट्री की झलक दुनिया को दिखाई, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा कर रहा था कि जंग लंबी खिंचने की वजह से पुतिन के गोदामों में गोला बारूद खत्म हो चुका है। लेकिन रूस की तरफ से पुतिन की गुप्त हथियार फैक्ट्री का जो वीडियो जारी किया गया, उसने पश्चिमी मीडिया के दावों की हवा निकाल दी, क्योंकि इस फैक्ट्री में तबाही मचाने वाले KAB-500 और KAB-250 लेजर गाइडेड बमों का पूरा जखीरा दिखाई दिया, जिन्हें एक बार लड़ाकू विमानों की मदद से दाग दिया जाए तो फिर ये टारगेट को बर्बाद करके ही दम लेते हैं। और पुतिन की हथियारों की फैक्ट्री में सिर्फ तबाही मचाने वाले बम ही नहीं दिखे, बल्कि वहां 24 घंटे घातक टैंक, मिसाइल और गोला बारूद बनाने का काम भी जोर शोर से चलता नजर आया, जिसका जायजा लेने के लिए पुतिन ने अपने सबसे करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव को वहां भेजा, जो हथियारों की कमी पड़ने पर उन्हें बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों को जेल तक भेजने की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि पुतिन का सख्त आदेश है कि किसी भी कीमत पर सेना के लिए हथियारों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए रूस की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में बिना रुके दिन रात काम चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन में जंग लड़ रहे उसके सैनिकों तक हथियार पहुंचाए जा सकें। क्योंकि कहा जा रहा है कि खैरसॉन में रूसी सेना बुरी तरह फंस चुकी है। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां के ज्यादातर इलाकों को रूस के हाथों से छीन लिया है। दावा किया गया कि पूरा खैरसॉन प्रांत किसी भी वक्त रूसी सेना के हाथों से फिसल सकता है, और माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह हथियारों की कमी भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस में हथियारों के उत्पादन पर पुतिन ने खुद नजर बनाई हुई है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जंग के इस मोड़ पर जरा सी भी कोताही हार की वजह बन जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने हथियार फैक्ट्री की झलक दिखाकर ये जताने की कोशिश की कि उनके पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है और उनकी सेना खैरसॉन में बड़े हमले के लिए तैयार है। इस बीच बिहार के छपरा से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन के गुजरने के समय रेलवे का फाटक बंद ही नहीं हुआ, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां ट्रेन की चपेट में ना आ जाए, इसके लिए लोग अपनी गाड़ियों को पीछे करने लगे। गनीमत ये रही कि समय रहते वहां मौजूद सारी गाड़ियां पहले ही हटा ली गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से रेलवे का फाटक बंद नहीं हुआ। इधर पाकिस्तान ने एक्टर ऋचा चड्ढा के ट्वीट के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की शुरुआत कर दी। ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प को लेकर एक विवादास्पद ट्वीट किया था, जिसके बाद ऋचा चड्ढा पर भारतीय सेना पर आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप लगा, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एजेंडा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने इस पर ट्वीट किया और ऋचा चड्ढा को प्रताड़ित बताया। वहीं पाकिस्तानी एक्टर सहर शिनवारी भी ट्विटर के जरिए ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आई। उधर पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने छापेमारी के दौरान राजन भट्टी के 2 गुर्गों को धर दबोचा। बताया गया कि गैंगस्टर राजन भट्टी कनाडा में रह रहे गैंगस्टर लांडा का करीबी है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। और इस दौरान उनके हत्थे उसके 2 गुर्गे चढ़ गए, जिनकी पहचान कमलजीत सिंह और हरजसनीत सिंह के तौर पर हुई, जिनके पास से पुलिस ने एक राइफल और पिस्टल समेत गोला बारूद बरामद किया। इधर उत्तराखंड के खटीमा में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से एक बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले वहां बनी झोपड़ी को ध्वस्त किया गया, उसके बाद पक्के मकानों को भी ढहा दिया गया। इस दौरान वहां कुछ महिलाएं इसका विरोध भी करती दिखाई दी, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और वहां सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों और झोपड़ियों को गिरा दिया। बताया गया कि प्रशासन की ये कार्रवाई कई घंटों तक चली। कई समय से शिकायत आ रही थी कि अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान कई अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे, ताकि हालात बिगड़ने पर उन पर काबू किया जा सके।
बताया गया कि लोगों ने पंचायत की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था, जिसे हटाने के लिए उन्हें कई बार नोटिस भी दिया गया था। और जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की एक टीम ने बुलडोजर चलाकर उसे मलबे में तब्दील कर दिया। अब खबर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गांधीनगर स्थित पार्टी के प्रदेश दफ्तर में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बताया गया कि पार्टी अपने संकल्प पत्र में गुजरात के विकास के मॉडल को और तेजी से लागू करने की रूपरेखा के बारे में जानकारी देने के साथ ही मतदाताओं को डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों और आगामी लक्ष्यों के बारे में बताएगी। कनाडा ने चीन पर कुछ गंभीर आरोप लगाया कि चीन की तरफ से कनाडा में पुलिस थाने खोले जा रहे हैं। चीन पर लगा ये इस तरह का कोई पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी चीन पर ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। कनाडा ने इस बार आरोप लगाया कि चीन की पुलिस ने उनके देश में थाने खोल लिए हैं। पुलिस किसी भी देश में कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसी होती है। किसी दूसरे देश में जांच करने के लिए भी लंबी कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन कनाडा का ये आरोप है कि चीन की पुलिस चोरी छिपे उनके देश में थाने खोल रही है। इससे पहले भी कनाडा ने चीन पर उनके देश में दखलंदाजी का आरोप लगाया था। खबर आई थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने G20 की बैठक में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई बातचीत में इसकी शिकायत की थी, लेकिन हालात उसके बाद भी नहीं बदले। अब तो पता चला है कि अलग अलग मुखौटे लगाकर कनाडा के सिस्टम में चीन काफी गहराई तक पहुंच चुका है। और ऐसी शिकायत इससे पहले हॉलैंड और अमेरिका भी कर चुके हैं। दोनों देशों ने आरोप लगाया था कि चीन की पुलिस उनके देश में थाने खोल रही है, जिसका मकसद उनके देश में कोई साजिश रचना हो सकता है। अमेरिका और हॉलैंड की तरफ से ये बात कई बार कही जा चुकी है। दावा किया गया था कि चीन से आकर बसे लोगों को धमकाने के लिए ये थाने खोले गए थे। आरोप लगाए गए थे कि दूसरे देशों में बसे चीन के नागरिकों की निगरानी की जा रही है, यहाँ तक कि उनके जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना भी हो सकती है। लेकिन चीन ने 2 महीने पहले ऐसी शिकायतों पर सफाई दी थी। चीन ने कहा था कि उसने पुलिस थाने नहीं खोले हैं, बल्कि कुछ हेल्पलाइन सेंटर खोले हैं। चीन के मुताबिक इनका मकसद केवल वहां रहने वाले चीन के लोगों की मदद करना है। हालांकि इन सेंटरों के जो काम चीन ने बताए, वही काम हर देश का दूतावास भी करता है। इसीलिए सवाल उठने लगा, जब चीन के दूतावास पहले से चल रहे हैं तो फिर हेल्पलाइन सेंटर खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। उसी वक्त यूरोप में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था भी सामने आ गई, जिसने चीन की पुलिस के इन सेंटर पर रिपोर्ट तैयार की थी। सेफ गार्ड डिफेंडर्स नाम की इस संस्था के मुताबिक दुनिया भर में दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां चीन की पुलिस इस तरह के सेंटर चला रही है। आरोप लगाया गया कि इन सेंटरों के नाम पर चीन की पुलिस डिटेंशन सेंटर चला रही है। खासतौर पर उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है जो चीन के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में बसे हैं। चाहे वो काबिल डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो, उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो चीन लौट आए। इसीलिए कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने अब चीन के इन सेंटरों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। कनाडा ने दावा किया कि वो दुनिया के किसी भी देश को इस तरह के गैर कानूनी कामों की इजाजत नहीं दे सकता। इस बीच उत्तर प्रदेश के इटावा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां जन्मदिन के जश्न के दौरान एक लड़का पिस्तौल से हवा में फायरिंग करता दिखा। ये घटना 4 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसमें वो लड़का आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग गाड़ी के बोनेट पर केक काटते दिखाई दिए। जैसे ही केक काटा गया, पीछे खड़े लड़के ने हवा में पिस्तौल से गोली दाग दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग सहम उठे। इस दौरान उस लड़के ने वहां खड़ी महिला से भी फायरिंग करने के लिए कहा, लेकिन महिला ने मना कर दिया। हालांकि वो लड़का नहीं माना और उसने आसमान में कई गोलियां दागी। इसके बाद उसके दोस्त ने भी हवा में फायरिंग की। इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली। इसके अलावा उनकी कार को भी जब्त कर लिया गया। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर बीजेपी ने सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो जारी किया है। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो जारी किया है। इससे पहले भी जेल से सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो मसाज करवाते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब तिहाड़ जेल का नया वीडियो इसमें जारी किया गया है। ये नया वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका, जो ये नया वीडियो सामने आया है, इसकी डिटेल्स बताइए।
सामने आया है जिसमें बीजेपी के जो तमाम लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है अजीत कुमार वो हाजिरी लगाने के लिए सत्येंद्र जैन से मिलते हैं। ये एक वीडियो जो दिख रहा है जिसमें एक शख्स नजर आ रहे हैं, अजीत कुमार इनका नाम है, सुपरिटेंडेंट है ये जेल सुपरिटेंडेंट तिहाड़ के, ये इनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि जो लगातार बात की जा रही है कि एक मांग जो बीजेपी लगातार उठा रही है कि सत्येंद्र जैन को न केवल तिहाड़ से बल्कि दिल्ली की भी जेलों से बाहर शिफ्ट किया जाए, तो उसका कारण भी ये यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये है जसप्रीत कि ये वीडियो भी 12 सितंबर का ही है। इससे पहले जो वीडियो जो मसाज की वीडियो बीजेपी की तरफ से लाए गए थे वो भी इसी तारीख के वीडियो थे। तो ये काट का जो बीजेपी है इन वीडियोस को रिलीज कर रही है। आज की वीडियो की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जेल तंत्र जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार की जेल के अंदर है और ये वीडियो उसकी तफ्तीश करती है। बिल्कुल प्रियंका, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं और ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। प्रियंका आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो एक ये दूसरा वीडियो जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन ये भी उसी तारीख का है जैसा कि मेरी सहयोगी प्रियंका ने जिक्र किया, 12 सितंबर का। उससे पहले जो मसाज वाला वीडियो सामने आया था वो भी इसी तारीख का था और इसके जरिए अब बीजेपी मांग कर रही है कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर की जेल में शिफ्ट किया जाए। जिस जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड भी किया गया है उनके कुकृत्यों की वजह से, वो नजर आते हैं सत्येंद्र जैन के साथ। किस प्रकार से सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी तिहाड़ जेल के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कंट्रोल करती है। किस प्रकार से एलईडी टीवी से देखने से लेकर मिनरल वाटर, और उनको किस प्रकार से वहां पर एक दरबार लगाने दिया गया, वहां पर फिजियोथेरेपी के नाम पर मालिश करने दी गई और वो भी एक चाइल्ड रेपिस्ट के द्वारा। ये दिखाता है कि ये कोई फिजियोथेरेपी थी ही नहीं, ये दरअसल करप्शन थेरेपी थी। और इसीलिए मंत्री रखा गया था सत्येंद्र जैन को, ताकि वो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, जेल मिनिस्टर होते हुए वहां पर वसूली भी कर सके सुकेश जैसे लोगों से और अपने लिए वीवीआईपी सेवाएं भी ले सके। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। सभी दलों के नेता धुआंधार चुनाव प्रचार करने में जुटे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 5 रैलियां करेंगे, तो वहीं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हिम्मतनगर में शाम 4 बजे रोड शो करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुजरात में प्रचार की कमान थाम रखी है। आज उनकी गुजरात के भावनगर और अमरेली में जनसभाएं हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी कोडिनार जूनागढ़ में रैली करेंगी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन की इजाजत के बगैर उनकी आवाज या तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यानी अब कोई भी बगैर उनकी अनुमति के उनकी आवाज या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने इस बात की शिकायत की थी कि विज्ञापन बनाने वाली कई कंपनियों ने उनसे पूछे बगैर उनकी आवाज का इस्तेमाल किया, जिस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को सही ठहराते हुए यह फैसला लिया। उधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की बहादुरी से एक चेन स्नैचर पकड़ में आ गया। आरोप है कि वो झपट्टा मारकर भागने की फिराक में था, लेकिन सामने से आ रहे पुलिस कांस्टेबल की उसे भनक तक नहीं थी। वीडियो में दिखा कि जैसे ही वो आगे बढ़ा, सत्येंद्र नाम के पुलिस कांस्टेबल ने अपनी मोटरसाइकिल उसके आगे अड़ा दी। हालांकि टक्कर लगने के बाद वो रुका नहीं, पर पुलिस वाले ने भी उसे पीछे से पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। दावा किया गया कि इस चेन स्नैचर पर पहले से करीब 11 मामले दर्ज थे। चीन की शिनजियांग प्रांत के एक इमारत में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रिहायशी बिल्डिंग से ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और थोड़ी ही देर में पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई, जिसे देखकर आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंकी। सभी राजनीतिक दलों के नेता बढ़ चढ़कर प्रचार में हिस्सा भी ले रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एमसीडी चुनाव की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में प्रचार के समय सिपाही से बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसमें कई लोग पुलिस वाले को धक्का देते दिखाई दिए। मामले का किसी ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया, जिसमें एक आदमी माइक से बोलता दिखा, तो वहीं नीचे खड़े लोग तालियां बजाते नजर आए। भीड़ के बीच एक सिपाही भी मौजूद था, जो माइक पर इस तरह बोलने पर एतराज जताता है, जिसको लेकर माइक पर बोल रहा आदमी अपना आपा खो देता है और फिर सिपाही से बदसलूकी शुरू हो जाती है। पहले वो आदमी सिपाही को धक्का देता नजर आया, उसके बाद वहाँ मौजूद भीड़ भी सिपाही से धक्का मुक्की करने लगी।
सिपाही से बदसलूकी करने वाले शख्स को लेकर दावा किया गया कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी अरीबा खान के पिता आसिफ मोहम्मद खान हैं। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। इधर पंजाब के अमृतसर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश दुकान में पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करता दिखाई दिया। बताया गया कि वो करीब 30,000 कैश लेकर फरार हो गया, जिसके लिए उसने दुकानदार को अपनी पिस्तौल का डर दिखाया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग दुकान में खरीदारी करते नजर आए, जिनमें एक आदमी मोबाइल फोन पर बात करता दिखा। जैसे ही खरीदारी कर रहे लोग वहां से चले गए, वो आदमी दुकान में घुस गया। हालांकि इस दौरान दुकानदार ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस बदमाश ने उस पर पिस्तौल तान दी और उसे पीछे हटने के लिए धमकाने लगा, जिससे वहां मौजूद दोनों दुकानदार एक कोने में बैठ गए और वो बदमाश काउंटर से पैसे निकालकर वहां से भाग गया। उम्मीद है किसी न किसी नतीजे पे जरूर पहुंचांगे जी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से भिड़ने की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जिसका वीडियो डराने वाला था। वीडियो में कुछ मजदूर ट्रक से लोहे के सरिये उतारते नजर आए। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर आता दिखा। आरोप है कि स्कूटर सवार लड़की ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे वो दोनों जाकर सीधा ट्रक से भिड़ गए। वीडियो में नजर आया कि दोनों ही लोगों ने सिर पर हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी कीमत मोटरसाइकिल सवार को जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं लड़की को गंभीर हालत में इलाज के लिए जबलपुर रवाना कर दिया गया। बिहार के नालंदा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सरकारी अस्पताल में टॉर्च के सहारे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बयां करती एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक मरीज अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ नजर आया। वहीं उसके ठीक बराबर में एक डॉक्टर खड़े दिखे, जो महिला का इलाज करते दिखे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उस वक्त अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ था। वहीं डॉक्टर के बगल में खड़ा एक आदमी इलाज के समय टॉर्च जलाए हुए था। लाइट आने के बाद डॉक्टर की नजर वीडियो बना रहे आदमी पर पड़ी तो वो भड़क गए और वीडियो न बनाने की नसीहत दे दी। फोटो ले रहे हैं, पत्रकार हैं सर। नहीं फोटो मत लीजिए। ये वीडियो नालंदा के सदर अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां ऐसे ही कई बार लाइट चली जाती है और टॉर्च की रोशनी में ही इलाज होने का आरोप लगा है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को बड़ा झटका लगा। उनके करीबी माने जाने वाले और मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र सलूजा को मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग से हटा दिया गया था। 8 नवंबर से न मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है, न बात करी है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उधर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में दान का रिकॉर्ड टूट गया। बताया गया कि इस साल मंदिर में करीब 29 करोड़ रुपए दान में मिले और बताया गया कि इस बार लोगों ने ऑनलाइन तरीके से भी दान दिया। कुल चढ़ावे में 40% दान ऑनलाइन आया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसका असर मंदिर के खजाने पर भी पड़ा। इस बीच ऑकलैंड में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 306 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टॉम लैथम को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 104 गेंदों पर नॉट आउट 145 रन की पारी खेली। सीरीज का अगला मैच रविवार को खेला जाएगा। उधर पाकिस्तान के रावलपिंडी में इमरान खान की रैली से पहले उनके हजारों समर्थक सड़क पर उतरे। इमरान खान ने सेना और सरकार के खिलाफ बड़ी रैली निकालने का ऐलान किया है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया और रैली में पहुंचने के लिए निकल पड़े। वहां से जो अलग तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़क पर इमरान के समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। इमरान समर्थक नारेबाजी करते हुए रावलपिंडी की तरफ बढ़ते नजर आए। पाकिस्तान का मतलब क्या? इमरान के समर्थक पैदल और बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ रैली वाली जगह की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। सड़क पर चारों तरफ उनका ही कब्जा दिखा। हालांकि इस रैली के लिए इमरान के हेलीकॉप्टर को रावलपिंडी में उतरने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद उनके समर्थक पूरे जोश के साथ रैली के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है, तो वहीं अमृतसर में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग कर उसे वापस भेज दिया। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसे नाकाम किया गया है और सीसीटीवी में कैद हुई है
ये घुसपैठ की कोशिश पंजाब में 3 जगह घुसपैठ की कोशिश की गई थी। इसके अलावा पठानकोट इलाके में घुसपैठ का प्रयास किया गया था और यहां से भी नाकामी हाथ लगी है। अमृतसर में जो घुसपैठ की कोशिश की गई थी, इसके बाद फायरिंग होती है और घुसपैठिए भाग जाते हैं। इधर यूपी के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें छात्रों के 2 गुट कॉलेज में मारपीट करते दिखाई दिए। बताया गया कि कॉलेज में अपना दबदबा कायम करने के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ और इस दौरान दोनों गुट के कई लड़के आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते उन्होंने कॉलेज को जंग का मैदान बना दिया। लड़ाई कर रहे छात्र एक दूसरे पर मुक्के और बेल्ट से वार करते दिखे। वहां कोई भी बीच बचाव करने नहीं पहुंचा, जिस वजह से काफी देर तक उनके बीच मारपीट होती रही। ये देखकर कॉलेज के दूसरे छात्रों में दहशत फैल गई। इस लड़ाई में एक लड़के को सिर में काफी चोटें आईं और फिर उसने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की संसद में चुनाव के तरीके में बदलाव के मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया। बताया गया कि वहां के सांसदों और विपक्ष के नेताओं के बीच माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब वो लोग अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव में वोटिंग सिस्टम को बदलने के मुद्दे पर बात कर रहे थे। लेकिन विपक्ष इस बदलाव के हक में नहीं है, इसलिए देखते ही देखते संसद में सांसदों के बीच ऐसा संग्राम छिड़ा मानो वो एक दूसरे की जान लेकर ही दम लेंगे। इस हंगामे का वीडियो भी सामने आया जिसमें विपक्ष के नेताओं के साथ सत्ता पक्ष के सांसदों की तकरार देखी गई। वहां के हालात इस कदर बिगड़े दिखे कि वो लोग एक दूसरे पर फर्नीचर उठाकर फेंकते नजर आए। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस वहां पहुंची और कुछ पुलिस वाले नेताओं को एक दूसरे से अलग करते दिखे। किसी तरह पुलिस वालों के दखल के बाद हंगामा शांत हो गया, लेकिन सिएरा लियोन की संसद के फर्श पर बिखरे सामान ने वहां मचे उपद्रव की सारी दास्तां बयां कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 250 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए और हंसी खुशी पूजन करके एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडितों ने सभी की शादी करवाई। यही नहीं, एक मुस्लिम जोड़े का निकाह भी करवाया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए अलग अलग मंडप बनाए गए थे। सभी मंडपों को अच्छे से सजाया भी गया था। असल में गरीब बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार की तरफ से कुल 51,000 रूपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए लड़की के खाते में 35,000 रूपए नकद भेजे जाते हैं, जबकि शादी के सामान और दूसरी चीजों पर 16,000 रूपए खर्च किए जाते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने सब्जियों के बीच शराब की तस्करी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से करीब 36 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसे उसने सब्जियों के बीच छिपाकर रखा था। पुलिस की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अजय सोनकर नाम का तस्कर सब्जियों के बीच से शराब की बोतलें निकालता दिखाई दिया। बताया गया कि वो पिछले कई महीनों से सब्जियों में छिपाकर अवैध शराब की तस्करी कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम ने छापा मारा और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सब्जी दुकान के पास से अवैध शराब मिला है, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस छापेमारी के दौरान तस्कर के पास से शराब की करीब 200 बोतलें बरामद की गई। इधर उत्तर प्रदेश में 3 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने के लिए मंजूरी दे दी गई। ये फैसला लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसके बाद प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में आईजी रैंक के अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। उनके नीचे एसपी की बजाय अब डीसीपी नियुक्त किए जाएंगे। बताया गया कि प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया। योगी सरकार अब तक 7 शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर चुकी है। खबर है कि ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में पहली बार किसी दिव्यांग यात्री को भेजकर इतिहास रचने वाली है। अगले अंतरिक्ष मिशन के लिए उसके पास करीब 22,500 आवेदन आए थे, जिनमें दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल समेत कुल 17 लोगों को चुना गया। ब्रिटेन के रहने वाले जॉन पेशे से डॉक्टर और पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, जिनका एक पांव 18 साल की उम्र में हादसे की वजह से अलग करना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक उन्हें अब अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद वो ईएसए के अगले स्पेस मिशन का हिस्सा बन सकेंगे। आज 26/11 हमले की 14वीं बरसी है। इस मौके पर मुंबई में श्रद्धांजलि दी जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज मुंबई में 26/11 हमले की 14वीं बरसी है और इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सुबह के वक्त पहुंचे, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं। 26/11 हमला जिसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं।
प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पार्किंग के मुद्दे पर एक दुकानदार और महिला के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि वो महिला उसी की दुकान के नजदीक डांस सेंटर चलाती है और दोनों आए दिन पार्किंग के लिए एक दूसरे से उलझते रहते हैं। लेकिन इस बार बात बढ़ती चली गई और दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। इस हंगामे में डांस टीचर का भाई भी कूद पड़ा। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दुकानदार और उसके कुछ साथी महिला और उसके भाई की तरफ डंडे लेकर दौड़ते दिखाई दिए। इससे पहले दुकानदार और डांस टीचर के बीच काफी देर तक बहस हुई। बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच एक्टर कमल हासन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बताया गया कि बुखार होने पर उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद हालत में सुधार होते ही उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया। हालांकि वहां भी वो डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। कमल हासन की तबीयत बिगड़ने की खबर से उनके प्रशंसक परेशान हो गए थे। इधर खबर है कि रूस की सेना ने एक बार फिर खैरसॉन में बड़ा हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले पुतिन की फौज ने खैरसॉन में मिसाइलें दागी थी, जिनसे कई इमारतों में आग लग गई और रूस के इस हमले के बाद खैरसॉन के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूक्रेन के 10 नागरिकों के इस हमले में जख्मी होने की खबर है। माना जा रहा है कि खैरसॉन पर पुतिन की सेना यूं ही अटैक नहीं कर रही है, बल्कि पुतिन ने खैरसॉन को वापस पाने के लिए एक नई योजना बनाई है, क्योंकि ये वो शहर है जिसे यूक्रेन ने रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया था। जिसके बाद से पुतिन गुस्से में और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से वो यूक्रेन के हर शहर को तबाह करने का मन बना चुके हैं और इसलिए उन्होंने कीव के बाद खैरसॉन को अपने निशाने पर ले लिया। कहा जा रहा है कि कीव पर कई मिसाइलें दागने के बाद पुतिन की फौज ने खैरसॉन में मिसाइलें दागकर यह बता दिया कि अभी शहर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। रूस के इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें चारों तरफ बेतहाशा तबाही देखने को मिली। अंधेरे में लोग इधर उधर भागते नजर आए, जबकि सड़कों पर कई जगहों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, मिसाइल अटैक के बाद सड़कों पर खंडहर में तब्दील हो चुकी गाड़ियां भी दिखी। दावा किया गया कि खैरसॉन में मची तबाही के पीछे पुतिन का हाथ है। उनकी सेना ने खैरसॉन को मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे कई इमारतें तबाह हो गईं। 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि रूस की सेना खैरसॉन से हटी नहीं है और सर्दियों में यूक्रेन की सेना से लड़ने की तैयारी कर रही है। उधर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अयोध्या के होटल से चोरी हुआ सामान वापस मिलने पर योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने बताया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उनका पूरा सामान ढूंढ निकाला, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त वो होटल के कमरे में सो रही थी, किसी ने उनका सामान चुरा लिया, जिसे पुलिस ने बड़े ही कम वक्त में बरामद कर लिया। इससे तुरंत कार्रवाई तो कहीं नहीं हो सकती। जिसके बाद अभिनेत्री आम्रपाली ने सामान वापस मिलने पर योगी सरकार का आभार जताया। इधर मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने सड़क पर अतिक्रमण पर बनाई गई दुकानों को मिट्टी में मिला दिया। वहां सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई की गई, जिसके लिए सरकारी जमीन पर कब्जा बनाई गई दुकानों के 3 शेड और दीवारों को खुदाई करने वाली मशीन की मदद से जमींदोज किया गया। इस बीच वहां पुलिस के कई जवान भी तैनात रहे, ताकि किसी तरीके का कोई हंगामा ना हो। प्रशासन के मुताबिक दुकान वालों को जगह खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया था और उसके बाद उनकी दुकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोगों को 32 और ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आबादी के मुताबिक आरक्षण दिए जाने से जुड़े 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई, जिन्हें 1 और 2 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा, जहां इनके पास होने पर सरकारी नौकरियों और सरकारी कॉलेजों में दाखिले के लिए ये आरक्षण लागू हो जाएगा। इधर हरियाणा में निजी गाड़ियों के वीआईपी नंबर खरीदने के लिए लोगों को 5 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। परिवहन विभाग के नए नियमों के तहत अब गाड़ी खरीदने से 90 दिन पहले ही लोग वीआईपी नंबर ले सकेंगे। और सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले 0001 नंबर के लिए बेस प्राइस 5 लाख रुपए तय किया गया है, जबकि कमर्शियल गाड़ियों के लिए यही नंबर कम से कम 1 लाख में मिलेगा। हरियाणा में पहले सरकारी गाड़ियों के लिए हर सीरीज में 1 से 100 नंबर तक रिजर्व होते थे। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने हत्या के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जिस आदमी की हत्या की गई वो एक मुस्लिम महिला के साथ घूम रहा था, जो उस समुदाय के कुछ लड़कों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन लोगों ने आदमी की डंडों से पीटकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। माननीय न्यायालय ने 10 दिन की पुलिस कोठरी आरोपी की दी है। दावा है कि हत्या में और भी कई लोग शामिल थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई।
रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने गलती से अपने ही 3 शहरों पर मिसाइलें बरसा दी। दावा है कि जेलेंस्की के सैनिकों ने पुतिन की सेना पर निशाना साधकर जो मिसाइलें दागी वो कीव, डोनेस्क और क्रमातोर्स्क शहरों पर गिरी, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। खबर है कि इन शहरों में गिरी मिसाइलों की चपेट में आकर कई इमारतें तबाह हो गई। अखबार के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अमेरिकी हथियारों से अपने ही शहरों को निशाना बनाया। खबर है कि यूक्रेन ने NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम से हार्म मिसाइलें दागी थी और ये दोनों हथियार उसे अमेरिका से मिले हैं। इससे पहले पोलैंड में गिरी मिसाइल का आरोप भी यूक्रेन पर ही लगा था। इस बीच इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया। इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची और अपने साथ एक शेफ भी लेकर आई, जिसका साफ मतलब यह है कि इंग्लैंड की टीम के लिए खाना बनाने का काम उनका खुद का सेलिब्रिटी शेफ करेगा। किसी भी टीम के खाने पीने का पूरा इंतजाम मेजबान देश की तरफ से किया जाता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम के साथ इस बार एक शेफ भी पाकिस्तान पहुंचा है। इंग्लैंड की टीम के पाकिस्तान दौरे का यह दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में इंग्लैंड ने वहां 7 T20 मैच खेले थे। उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और अब 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम फिर से पाकिस्तान पहुंची है। T20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली ने पाकिस्तान के खाने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि लाहौर के खाने से उनकी टीम को निराशा हुई है। इंग्लैंड की टीम का वही पुराना तजुर्बा इस फैसले के पीछे है, लेकिन इंग्लैंड की टीम के साथ शेफ का पहुंचना पाकिस्तान के लिए फजीहत की वजह बन रहा है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रोटीन पाउडर के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे एक दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह मामला तब सामने आया जब एक आदमी की तबीयत उसकी दुकान से खरीदे गए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने के बाद खराब हो गई, क्योंकि आरोप है कि वो दुकानदार प्रोटीन पाउडर के बदले लोगों को नकली पाउडर बेच रहा था। बताया गया कि उसकी दुकान से जो प्रोटीन पाउडर मिला उसे जानवरों को दी जाने वाली दवाइयों से बनाया गया था और जिम में कसरत करने वाले एक आदमी ने जब उसका सेवन किया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके द्वारा कुछ चीजें मैनिपुलेट उसमें की जा रही हैं। आरोप है कि दुकानदार सस्ती दवा और इंजेक्शन को मिलाकर प्रोटीन पाउडर बनाता था और उसे महंगे दाम पर बेचता था। इस बीच जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल ने सेना के कैंप को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया। बताया गया कि आतंकवादियों ने वहां बड़े धमाके के मकसद से बम रखा हुआ था, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बल के जवानों को इसका पता चल गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता पूरे साजो सामान के साथ मौके पर पहुंचा, जिसके जवानों ने सतर्कता बरतते हुए उस बम को वहां सुरक्षित जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया, जिसमें हुए धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके की वजह से नुकसान की आशंका को देखते हुए वहां से गुजरने वाली सड़क पर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोका गया। इससे कुछ घंटे पहले रामबन में भी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बम मिला था, जिसे सेना ने समय रहते डिफ्यूज कर दिया था। इस बीच उदयपुर ब्लास्ट केस में ATS ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री बेचते थे, जिसका इस्तेमाल एक रेलवे ब्रिज पर धमाका करने के लिए किया गया। इस मामले में ATS अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। 12 नवंबर को उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर एक ब्रिज पर कुछ लोगों ने ब्लास्ट किया था। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। बताया गया कि यह पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर हुआ। बाद में फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठियां और पत्थर चलाते दिखाई दिए। तभी वहां कुछ लोग पिस्तौल लेकर पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगे। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ लोग फायरिंग कर रहे लोगों को भगाने के लिए उन पर पत्थरबाजी करते दिखे, लेकिन इसके बाद भी वो लोग उन पर गोलियां चलाते रहे। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रधान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वीडियो में दिखने वाले 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उधर राजस्थान में ठंड ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीती रात वहां के 3 शहरों का तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जिसके बाद वहां लोग ठंड से ठिठुरने लगे। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे में तापमान 2 डिग्री तक गिरने का अलर्ट जारी किया गया। बताया गया कि अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश में सर्द हवाओं का असर रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऑटो में हुए धमाके का डार्क वेब कनेक्शन सामने आया है। डार्क वेब वो वेबसाइटें होती है जिन पर गूगल या किसी दूसरे सर्च इंजन की मदद से नहीं पहुंचा जा सकता।
और आरोप है कि ऐसी ही वेबसाइट के जरिए आरोपी ने मंगलुरु में एक मंदिर के पास धमाके की साजिश रची थी। लेकिन 19 नवंबर को टारगेट वाली जगह तक पहुंचने से पहले ही उसका बम फट गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक सड़क से गुजर रहे ऑटो में अचानक जोरदार धमाका होता दिखा था, जिसमें आरोपी मोहम्मद शारिक भी घायल हो गया था। और उससे पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने दावा किया कि डार्क वेब के जरिए आरोपी धमाके की जिम्मेदारी लेने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल नाम के संगठन से जुड़ा था। जिसके बाद जांच एजेंसियां कर्नाटक और दक्षिण भारत में हुई दूसरी आतंकी घटनाओं का कनेक्शन जोड़ने में जुट गईं। जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं उसका आकलन जांच एजेंसियां कर रही हैं और इस बात की संभावना तलाश रही है कि कहीं ये घटनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है, जिसके लिए जांच एजेंसियों ने उन संदिग्धों की तलाश तेज कर दी जो बेंगलुरु धमाके की साजिश में शामिल थे। उधर श्रद्धा की हत्या को सही ठहराने वाले युवक को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धा की हत्या को जायज ठहराया था, जिसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी, जिसके लिए पुलिस की कई टीमों ने दिल्ली और यूपी के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और फिर उसे यूपी के बुलंदशहर में पकड़ लिया गया, जहां का वो रहने वाला था। हालांकि बाद में उसने अपनी गलती मान ली। मुझे क्या पता था कि इतनी तगड़ी फिल्म हो जाएगी। आरोपी का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उसने अपना नाम राशिद बताया था, लेकिन जब वो पुलिस की गिरफ्त में आया तो पता चला कि उसका असली नाम विकास है और वो पहले भी अपराध की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस आरोपी से ये पता लगाने में जुटी है कि उसने श्रद्धा की हत्या को सही क्यों ठहराया और साथ ही उसने अपना असली नाम क्यों नहीं बताया। इस बीच तेलंगाना के कांग्रेस नेता और 4 बार विधायक रहे शशिधर रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है। शशिधर रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वो कांग्रेस से 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक आइस फैक्ट्री में गैस लीक होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री को खाली करवाया गया और मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने हालात पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का मामला है। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक आइस फैक्ट्री में गैस लीक होने से हड़कंप मचा, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री को खाली करवाया गया और मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने हालात पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का ये पूरा मामला है। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम बदलने की याचिका पर चीफ जस्टिस ने जोरदार फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में दोनों बैंकों के नाम बदलने की याचिका दाखिल की गई थी, जिसे गैर जरूरी बताते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि राष्ट्रीय स्तर के बैंकों के नाम राज्यों के आधार पर न रखे जाएं, जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई कि अगर ऐसा हुआ तो बड़ौदा की क्रिकेट टीम का नाम बदलने की भी याचिका दाखिल कर दी जाएगी। इधर खबर है कि ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क ब्लू टिक के बाद जल्द ही ग्रे और गोल्ड टिक की सुविधा भी लॉन्च कर सकते हैं, जिनमें कंपनियों के लिए गोल्ड टिक और अलग अलग देश की सरकारों के लिए ग्रे टिक लॉन्च किया जाएगा, जबकि दूसरे वेरीफाइड अकाउंट के लिए ब्लू टिक की सुविधा जारी रहेगी। ट्विटर के नए फीचर 2 दिसंबर से लॉन्च किए जा सकते हैं। उधर बिहार के सुपौल में एक स्कूल के मिड डे मील में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चों का शोर सुनकर वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही बच्चों के परिवार वालों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बताया गया कि यह खाना एक एनजीओ की तरफ से भेजा गया था, जिसके खिलाफ प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक चूहे की मौत की वजह जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और अब कार्रवाई से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम करवाने वाले शिकायतकर्ता विकेंद्र शर्मा ने पुलिस से शिकायत करते हुए एक वीडियो भी दी, जिसमें एक चूहे की पूंछ में पत्थर बंधा दिखा और उसे नाले में डुबाया गया था, जिससे वो गीला हो चुका था। विकेंद्र शर्मा ने दावा किया कि चूहे की मौत हो गई, जिसके बाद चूहे का पोस्टमार्टम करवाया गया। साथ ही मामले की तहरीर सदर कोतवाली को दी गई, जिससे आरोपियों के बारे में पता लगाया जा सके। मैंने देखा कि एक आदमी चूहे की पूंछ में पत्थर बांध के उसको नाले में डुबो के मार रहा था। मैंने उसको डुबोने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माना। जब मैंने ज्यादा कोशिश की तो उसने नाले में फेंक दिया, जिसको मैंने बहुत मुश्किल से नाले में घुस के बाहर निकाला। वहीं विकेंद्र शर्मा का कहना है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वो ऐसे पशु क्रूरता करने वालों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट भी जाएंगे। वहीं बताया गया कि पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी है।
इस बीच बिहार के सहरसा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कई घरों में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें घरों से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मकानों से इस कदर आग निकल रही थी कि लोग लपटों का विकराल रूप देखकर डर गए। वहां मौजूद लोग फायर ब्रिगेड को जानकारी देने के बजाय खुद ही आग बुझाने में लग गए, लेकिन तब तक आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद गांव के लोगों ने आग को बुझा लिया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से करीब 8 घरों का सामान जलकर राख हो गया। इधर गहलोत के पायलट को गद्दार कहने पर सचिन पायलट का समर्थन करने वाले विधायक भड़क गए। गहलोत ने एक इंटरव्यू में पायलट को गद्दार कहा और 2 साल पहले उनकी सरकार पर आया संकट याद दिलाया था, जिसके बाद पायलट के साथ खड़े विधायक खुलकर सामने आ गए। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने तो गहलोत को ही गद्दार बोल दिया। गहलोत साहब गद्दारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले गहलोत ने पायलट पर हमले तेज कर दिए हैं। उधर दिल्ली के पास नोएडा की एक जेल में HIV पॉजिटिव कैदी मिलने से अफसरों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वहां हेल्थ कैंप लगाकर कैदियों की जांच की गई थी, जिसमें 31 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए, जिनका इलाज नोएडा के अस्पताल में शुरू करवा दिया गया। जिला अस्पताल की टीम हर साल जेल में हेल्थ कैंप लगाती है और जांच में जो मरीज पॉजिटिव आते हैं उनका इलाज किया जाता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक घर में आग लग गई, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। आग लगते ही चीख पुकार होने लगी। लोग आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे आग और भी भीषण होती गई। 2 मंजिला बना मकान पूरी तरीके से आग के आगोश में समा गया। खून देना चाहिए। आग की लपटों को देखकर लोग दहशत में नजर आए और इधर उधर भागने लगे, तो वहीं मदद के लिए आवाज लगाने लगे। काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया था। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध के विध्वंसक होने की चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर यूक्रेन रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा तो उसे भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पुतिन ऐसा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं जिसके सामने टिकना ज़ेलेंस्की के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि खबर है कि 9 महीने से जंग लड़ रही उनकी सेना के पास हथियारों की कमी होने लगी है, जबकि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कई पावर प्लांट उड़ाकर रूस ने उसकी कमर तोड़ दी है। और कीव में तो लोग बिजली और पानी के भारी संकट की वजह से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन हालात में पुतिन के लिए कीव पर कब्जा करना सबसे आसान होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन को डराने के लिए अपने जिगरी दोस्त लुकाशेंको को आगे कर दिया, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को धमकी दी कि वो पुतिन के साथ बातचीत के लिए पहल करे या फिर अपने देश की तबाही के लिए तैयार रहे। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पुतिन यूक्रेन के उत्तर में एक बार फिर जोरदार हमला बोल सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से रूस ने बेलारूस में खतरनाक हथियार जुटाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें परमाणु हथियार दागने की ताकत रखने वाली खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार हमला 24 फरवरी जैसा नहीं होगा, क्योंकि तब रूस ने टैंकों और लड़ाकू विमानों से हमला बोला था, जबकि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने बेलारूस से आकर यूक्रेन में रॉकेट बरसाए थे। लेकिन अब बेलारूस में पुतिन की ऐसी मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं जो जरूरत पड़ने पर परमाणु बम भी दाग सकती हैं, जिनकी मार से बचने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को पुतिन के साथ जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने की चेतावनी दे दी। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध में अब वो हो सकता है जिसका डर अमेरिका और दूसरे नाटो देशों को सता रहा था। और पश्चिमी मीडिया भी बेलारूस के राष्ट्रपति की इस धमकी को हल्के में लेता नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सारी दुनिया जान चुकी है कि पुतिन लुकाशेंको पर पूरा भरोसा करते हैं और जिस प्लान की भनक पुतिन के अधिकारियों तक को पता नहीं होती वो लुकाशेंको जानते हैं। हालांकि यूक्रेन लुकाशेंको की इस धमकी को पुतिन का नया पैंतरा मान रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर मुंह की खाने के बाद रूस युद्ध विराम चाहता है और वो इसके लिए यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए भी तैयार है, जबकि खैरसॉन के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो युद्ध विराम की पहल को पुतिन की साजिश बता चुके हैं। To regain strength. ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन को बातचीत का आखिरी अल्टीमेटम देने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपने सबसे करीबी दोस्त को आगे कर दिया। इधर गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान ओवैसी ने मायावती की तारीफ की। 2019 में
जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि ओवैसी 2024 का चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। क्योंकि गुजरात में एक रैली के दौरान ओवैसी ने बयान दिया कि भारत की राजनीति को बीएसपी की जरूरत है। यही नहीं, ओवैसी ने मायावती की दिल खोलकर तारीफ की, जिसके बाद अटकलें लगने लगीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम और बीएसपी गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात में बीएसपी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही। इसके बावजूद ओवैसी ने मायावती का जिक्र किया और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। उधर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 80% छात्र ग्रेजुएशन की परीक्षा में फेल हो गए, जिसको लेकर छात्रों ने वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पेपर की चेकिंग कंप्यूटर से की गई, जिसकी वजह से छात्र फेल हो गए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पेपर चेकिंग में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इसके बावजूद छात्रों को शिकायत है तो वो दोबारा चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया लेकर आया है अपने दर्शकों के लिए मौका अपने पसंदीदा सुपरस्टार से मिलने का। 8882471471 पर मिस्ड कॉल दें और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। ना बड़े पर्दे पर, ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ न्यूज 18 शो रील, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।